हेलो बाबू लोग, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई बढ़िया होंगे। और जो बीपीएससी का जो मॉक टेस्ट जो 70वीं के लिए हम लोग चला रहे हैं उसको आप लोग ने अच्छा से सॉल्व किया होगा। तो जैसे आपको पता है जो सारे क्वेश्चन जो हम लोग देते हैं उसका फुल डिस्कशन भी आपके सामने हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आपके सामने हम लोग फिर पेश हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आंसर एनालिसिस जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। चलिए, कहता है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर इलाहाबाद है। चूंकि हम लोग जल्दी से करेंगे, चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो क्या हुआ, खिलाफत कमेटी जो था, देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ये प्रश्न आपसे पूछते रहता है परीक्षा में। तो याद रखना, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था एक्चुअली में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था 1914 से लेकर 1918, और इसमें दो राष्ट्र थे, एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र की तरफ से टर्की था, जिसको हम लोग तुर्की कहते हैं, ठीक है। इसमें जर्मनी था, इत्यादि देश थे, ऑस्ट्रिया था। और इधर था ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो तुर्की जो है धुरी राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। तुर्की के जो राजा थे वो खलीफा का उपाधि लिए हुए थे, और खलीफा जो है वो मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते हैं। और अंग्रेजों ने कहा था भारतीय मुसलमानों को कि अगर आपने मेरे को युद्ध में साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो मैं आपके खलीफा के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मुसलमानों ने अंग्रेजों की मदद की, लेकिन अंग्रेजों ने टर्की के खलीफा के साथ गलत व्यवहार किया और टर्की को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। इसलिए भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से खफा हो गए और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन आपका क्या हुआ, भारत में शुरू हुआ। और गांधी जी से अनुरोध किया गया कि आप खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को आप साथ में एक साथ लेकर आगे बढ़ाइए। और ऐसा किया गया। कहाँ? इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी लेकर आगे बढ़ने की बात कही। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी। मतलब खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रख लेना, इनका आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान साहब। ये हकीम अजमल खान साहब ने ये उपाधि क्या कर दिया, लौटा दिया। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन में जो महत्वपूर्ण नेता रहे उसमें हकीम अजमल खान का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, और ये ऐसा मूवमेंट था कि भारत में हिंदू और मुसलमानों की एकता क्या हो गई, पूरी तरीके से जबरदस्त एकता इनमें दिखाई दे दिया। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ जब हो गए थे तो अंग्रेजों के मन में इस बात की खौफ भी हो गई थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। कहता है कि 1919 के अखिल भारतीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया, वो चुना गया किसको? महात्मा गांधी को। मतलब महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। और बाद में इन्हीं से अनुरोध किया गया कि जब असहयोग आंदोलन में भी खिलाफत आंदोलन को आप शामिल करते हुए आगे बढ़िए। और ये गांधी जी ने इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि उनको लगा कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जब एक होकर हो जाएंगे तो हम जो है काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और अंग्रेजों का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो गांधी जी ने इसको अवसर के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए राजी हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत और खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा था मोपला विद्रोह। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा बन गया था मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह जो हुआ था आपका 1921 में हुआ था, और ये केरल के मालाबार एरिया में हुआ था। केरल के मालाबार एरिया में हुआ था, केरल के मालाबार में हुआ था। और इसके जो नेता थे ये अली मुस्लियार थे। कौन थे? अली मुस्लियार।
तो इस तरीके से आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी आया हुआ है कि मतलब मोपला जो आंदोलन है किस आंदोलन का एक शाखा था। तो याद रखिएगा ये भी खिलाफत आंदोलन को एक शाखा था, जिसको 1921 में गांधी जी ने खिलाफत के साथ जोड़ दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए कहता है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में से कौन से थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। ये क्या कहता है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा एक था। तो देखो, भारत के मुसलमानों के ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल जो भारत के जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों से नफरत करने लगे और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। तो याद रख लेना, ये भी आंसर आपका सही है। और ऑटोमन साम्राज्य, वही तुर्की साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। अगर खिलाफत आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, जो टर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों ने गलत काम किया था, उसके खिलाफ भारत के मुसलमान अंग्रेजों से काफ़ी गुस्सा गए थे। और दूसरा चीज़ कि उनका ये था कि हम खिलाफत या खलीफा की क्या करें, रक्षा करें, यानी खलीफा की रक्षा करने के लिए खिलाफत आंदोलन हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1 और 4, ठीक है, इसको याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया, देखिए हम इसलिए आपको खिलाफत आंदोलन से 4-5 क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि हर एक साल खिलाफत आंदोलन से प्रश्न मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या जिसमें गांधी जी का जुड़ाव हो, वो सभी आंदोलन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए, कहता है कि किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किए थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ये 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया या इनको शुरू करने का काम किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाद में इसमें गांधी जी भी जुड़ गए थे। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वह शाह शुजा से प्राप्त किया था। जो याद रखिएगा, जो अफगान का जो भगौड़ा शासक था शाह शुजा, उससे उन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह के एक आंखें हुआ करती थी। वो कहते थे कि अच्छा हुआ कि भगवान जी ने मेरे को एक आंख दिया है, ताकि मैं एक आंख से ही सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान रूप से देख पाऊंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाऊंगा। तो रंजीत सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर शाह शुजा हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह राज की राजधानी कौन थी। तो महाराजा रंजीत सिंह की राज की राजधानी थी लाहौर। देखिए एक्चुअली में महाराजा रंजीत सिंह की राजधानियाँ 2 थीं, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन थी, तो आप उसको लाहौर ही लगाओगे। लेकिन अगर पूछ देगा कि महात्मा रंजीत सिंह की जो है राजनीतिक राजधानी, अगर पूछे कि रंजीत सिंह की जो है राजनीतिक राजधानी कौन थी, तो आप इसको लगाओगे लाहौर। अगर जब आपसे पूछेगा कि सांस्कृतिक राजधानी कौन थी, तो सांस्कृतिक राजधानी को आप लगाओगे अमृतसर। सांस्कृतिक राजधानी रंजीत सिंह की कहाँ थी बाबू। तो याद रख लेना, सांस्कृतिक राजधानी थी अमृतसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछते रहता है, ठीक है। आगे कहता है कि रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना किया, मतलब अदालत की स्थापना किया जहां वो बैठकर राज्य के संबंधित डिसीजन लिया करते थे, निर्णय लिया करते थे, ओके। तो राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना किया। तो याद रखिएगा, लाहौर में किया, ठीक है। फिर आगे आपसे पूछेगा कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो ये होगा शुक्रचकिया मिसल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो रंजीत सिंह जिस मिसल से संबंधित थे वो शुक्रचकिया मिसल था, और ये टोटल 12 मिसल था, और 12 मिसल में से एक था शुक्रचकिया मिसल। तो याद रखिएगा, उसी मिसल से ये संबंधित थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो शुक्रचकिया मिसल था, 12 मिसलों में से एक शुक्रचकिया मिसल भी था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान देना, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के, ये क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था आपका श्रीनगर, ठीक है। रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था,
तो श्रीनगर सम्मिलित था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया। मतलब भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, तो इसका आंसर आप किसको लगाओगे, मराठों का। मराठों ने क्या किया, वही शिवाजी के लोग, आगे पेशवा या सभी लोग अंग्रेजों का। तो पूछे कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो मराठों ने किया। इस चीज को याद रखिएगा। और यही कारण है कि 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, उस युद्ध में जब मराठा हार जाते हैं तो भारत में अंग्रेजों के राज्य स्थापित करने का रास्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, एक इतिहासकार ये कहता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में यह साबित हो गया कि भारत का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और अंग्रेज जो है भारत में अपने आप को स्थापित हो लेते हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया और भारत में इस तरीके से क्या हो गया, एक अंग्रेजों का रास्ता क्या हो गया, काफी आसान हो गया। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया, तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया रजा खान को। साहब क्या हुआ कि एक द्वैध शासन लागू किया गया था, द्वैध शासन। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि द्वैध शासन शब्द किसने दिया, तो ये थे लिनियस साहब। ठीक है, अगर पूछेगा कि द्वैध शासन शब्द किसने दिया, तो लिनियस। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन शुरू किसने किया, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, तो यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। और इसके तहत क्या हुआ, था द्वैध शासन के तहत कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो लोग दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था और वो लोग टैक्स वसूलने का काम करने लगे। और टैक्स वसूलने का काम उन्होंने खुद नहीं किया, यहाँ के लोगों के माध्यम से टैक्स लेना शुरू किया। जैसे आपको मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का क्या कर दिया गया, उप दीवान बना दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इस एरिया से टैक्स वसूलिए। और बिहार में सिताब राय को बना दिया गया कि आप बिहार के क्षेत्र से आप क्या लीजिए, टैक्स कलेक्ट कीजिए, लगान वसूलिए। तो बिहार में पूछेगा उप दीवान किसको बनाया गया था, तो सिताब राय को। और बंगाल या मुर्शिदाबाद का बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। राय दुर्लभ को उड़ीसा से टैक्स लेने का जिम्मेवारी दी गई थी और ये सभी द्वैध शासन के अंतर्गत हुए थे। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया रजा खान को, बिहार का उप दीवान बनाया सिताब राय को, और याद रखिएगा दुर्लभ सेठ बनाए, ये जो राय दुर्लभ है इनको उड़ीसा का जिम्मेवारी दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रीवियस ईयर में। वैसे भी बंगाल जान लीजिए कि बंगाल का एरिया आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल का स्थापना, जो स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए थे मुर्शिद कुली खान, और बंगाल से अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, अवध के संस्थापक कौन थे, शहादत खान, उनको निजाम उल मुल्क की उपाधि मिली हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, निजाम उल मुल्क नहीं, बुरहान उल मुल्क। तो अक्सर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया, तो यहाँ पर जो है लॉर्ड क्लाइव को दिया गया। देखो क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, ठीक है, 1764 को। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधियां होती है, याद रखिएगा। एक थी 12 अगस्त 1765 और एक हुआ था 16 अगस्त 1765। ठीक है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो जो 12 अगस्त 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुआ, वो किसके किसके बीच में हुआ, लॉर्ड क्लाइव
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, शाह आलम द्वितीय या सेकंड के बीच। और इसी दिन याद रखिएगा जो लॉर्ड क्लाइव है उसको शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्या कर दिया था, दीवानी दे दिया था। तो बीपीएससी इसको 2-3 बार से पूछा है, 2-3 तरह से पूछा है। जैसे एक तरीके से पूछा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को किसने दिया, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अगर पूछेगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को कब दिया, तो 12 अगस्त 1765 को दिया। तो याद रखना ये विभिन्न डायमेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक जो 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुआ, ये लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब, लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब सुजाऊ दौला के बीच में हुआ था, सुजाऊ दौला के बीच में हुआ था। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन को क्या किया, लागू किया। इलाहाबाद की संधि में भी लॉर्ड क्लाइव था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो जो भी लॉर्ड क्लाइव से गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। देखो लॉर्ड कर्नवालिस भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेलेजली, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। जो जैसे जैसे हम लोग का फुल लेंथ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग इन सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। अभी तो बताए कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 22 अक्टूबर 1764 को, उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध कब हुआ बाबू, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आइए कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, तो फ्लैट आंसर है मीर कासिम। एक्चुअली में क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद जो मुर्शिदाबाद था जो उस समय बंगाल में पड़ता था, और याद रख लेना जो ये मीर कासिम था अपनी राजधानी मुंगेर ले आया। क्यों ले आया, क्योंकि मुर्शिदाबाद और बंगाल, मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा था और ये फ्री होकर, स्वतंत्र होकर काम करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था, ठीक है। और इसको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बंगाल का पार्ट है। मुंगेर में अभी भी क्या है आपका जो है ये क्या कहते हैं, आर्म्स फैक्ट्री, अभी भी वहाँ गोली बंदूक बनाए जाते हैं। मुंगेर में काफ़ी फेमस जगह है मुंगेर, ठीक है। तो याद रख लेना। और देखो बंगाल की जो राजधानी थी, ठीक है, बंगाल की जो पहली राजधानी थी वो ढाका थी। उस समय बांग्लादेश भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो ढाका, फिर उसके बाद तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान ले गए थे। ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले गए थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, मीर कासिम ले गया, मीर कासिम। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ याद रखना पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला था, ठीक है, और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था और नवाब बनने के लिए उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया। इसीलिए मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला एक महान शासक था, 23 वर्ष का होनहार नवाब था। वो बहुत कुछ अंग्रेजों से मतलब छीनना चाहता था, अंग्रेजों से वो लड़ना चाहता था, बट उसके सेनापति ने उसके साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया, और पलासी का युद्ध जो है अंग्रेजों के पक्ष में चला जाते हैं। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे जो है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, तो किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया,
तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव को। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक बहुत बड़ा आधार दे दिया, या तो यूं कहिए कि जमा दिया। यानी कि जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उस कंपनी को उसने भारत में जमा दिया, उसको इस्टेब्लिश कर दिया। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव को या रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। एक क्लर्क के रूप में काम करने के लिए लॉर्ड क्लाइव आया था, और याद रखिएगा वो बंगाल का गवर्नर बन जाता है। तो इतना ज़्यादा तरक्की करने वाला ये व्यक्ति था। इससे आप सीख सकते हो कि एक क्लर्क की नौकरी करने आए ये रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है बाबू, याद रखिएगा। दूसरा चीज कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बिल्कुल इसको याद रख लेना, यही था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, आगे आइए। कहता है कि कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया याद रख लेना, बक्सर का युद्ध। देखो बक्सर का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्थापित करती है बक्सर के युद्ध के बाद। आपको पता है कि बंगाल जो था उस समय सोने के चिड़िया कहा जाता था, बहुत सारा प्रोडक्शन होता था, पैदा होता था, और धनी मनी प्रांत हुआ करता था। तो अंग्रेजों की नजर थी और बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे। वो जानते थे जैसे आज हमारा सेंटर दिल्ली है, उस समय भारत का सेंटर या केंद्र कौन था, बंगाल था, इसलिए अंग्रेज वहां पर कब्जा करना चाह रहे थे। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया बक्सर की लड़ाई ने, और बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी राज के स्थापना का रास्ता को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इस चीज को याद रखिएगा। डेट के साथ भी बक्सर की लड़ाई पूछे जाती है, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुआ। पलासी का जो युद्ध हुआ 23 जून 1757 को हुआ। तो ये सब कभी सीक्वेंस में सजाने के लिए आपको मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मैसूर की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1792 में हुई थी, 1792 में हुई थी, ये सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुर्शिद कुली खान। मुगल बादशाह जानते हैं औरंगजेब जब मरते हैं 1707 में, तो भारत को कमजोर हो जाते, और भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है और छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र दिल्ली से घोषित कर देते हैं। और उसी कड़ी में मुर्शिद कुली खान ने भी अपने आप को क्या कर दिया, मुगल बादशाह से स्वतंत्र होकर एक अलग राज्य बंगाल बना दिया। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, मुर्शिद कुली खान। लेकिन मुर्शिद कुली खान अपने आप को आगे चलकर एक अलग राज्य बना लेता है बंगाल, जो दिल्ली के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उसके बाद वो अलग बंगाल का स्वतंत्र बंगाल राज्य का स्थापना भी कर देते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो मुर्शिद कुली खान। क्योंकि उसके बाद मुर्शिद कुली खान अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है और मुगलों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य का आगे स्थापना भी करेंगे, याद रखिएगा। तो याद ना कि एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मिर्जाफर। और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। इसमें एक तरफ से सुजाउद्दौला, एक तरफ से शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ थे मीर कासिम, और एक तरफ थी अंग्रेजों की, मतलब एक ग्रुप में सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, और दूसरे ग्रुप में थे अंग्रेज, और अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। और याद रख लेना इस समय जो है बंगाल का अगर पूछेगा गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसी टॉट। ये सभी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मीर कासिम अगर पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मिर्जाफर था। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये सब थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में क्या सही है, तो याद रख लेना ये दोनों का दोनों सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये बताने का प्रयास किया कि दुनिया में सबसे प्राचीन हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में याद रख लेना इसमें काफी गहराई है, ये सभी धर्मों को अपने अंदर समेट कर चलने का प्रयास करता है। तो याद रख लेना थियोसॉफिकल सोसाइटी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बोला कि अगर तुलना करेंगे तो सभी धर्मों से हमारा जो हिंदू धर्म है ये काफ़ी बेहतर है, ऐसा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और इसके संस्थापक कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की थे। और याद है ना, बाद में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? अडयार, मद्रास में बनाया गया। तो इसका दोनों का दोनों आंसर सही है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सफलता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनी बिसेंट, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की, लेकिन भारत में अगर पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने ज्यादा आगे बढ़ाया या लोकप्रिय किया, तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बिसेंट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो पंडित रमाबाई को कहा जाता है। आंसर इज सी। जिन्होंने सॉरी भारत में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। और गोपाल हरि देशमुख जो रहे वो जनता के कल्याण के लिए काम करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख। और याद रख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया, भारत सेवक समाज। ये 69 बीपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है मिलान करने में, ठीक है। और एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, यानी कि जिस तरह से यूनान में सुकरात को एक बहुत बड़ा फिलोसफर या राजनीतिक व्यक्ति माना जाता था, उसी तरीके से एमजी रानाडे को महाराष्ट्र में सुकरात माना जाता था कि वो महाराष्ट्र का सुकरात है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने किया? तो इसका आंसर होगा विष्णु परशुराम पंडित। आपको पता है कि पहले के प्राचीन काल में बहुत कम उम्र में लड़कियों का शादी हो जाता था। नतीजा ये होता था कि जब उसका पति, उसका हस्बैंड मर जाते थे तो पति के चिता के साथ ही महिलाओं को भी सती होना पड़ता था, ठीक है। कितना ये खराब प्रथा थी कि जिंदा एक लड़की अपने पति के साथ चिता पर जल जाती है। और इस प्रथा के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और कहा गया कि जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उनको सती नहीं होने दो, उनका दोबारा विवाह कर दो, पुनर्विवाह करा दो। और इसके लिए महाराष्ट्र में विधवाओं के पुनर्विवाह कराने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और जिसके नेता रहे विष्णु परशुराम पंडित। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा मानना था कि अगर किसी एक घर में कोई महिला सती हो गई तो पूरे घर के लोग स्वर्ग चले जाएंगे थोक भाव में। अब सोचो कितना खराब स्थिति था। अब स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात का तो कोई गारंटी नहीं है, बट लड़की को जिंदा जलना होता था। अगर लड़की ने सती नहीं हुई तो उसको सूर्य भी नहीं देखने दिया जाता था, खराब कपड़ा पहनाया जाता था, खराब खाना दिया जाता था, आज सूर्य पश्मया कहा जाता था, मतलब कोई सूर्य नहीं देखना है उसको। कितना जिल्लत भरी जिंदगी रहता होगा। तो लड़की सोचती थी यार चलो इससे अच्छा क्या हो जाए, सती ही हो जाए। तो इस व्यवस्था के खिलाफ विधवाओं को पुनर्विवाह कराने के लिए बहुत आंदोलन होते हैं। तो महाराष्ट्र में इस आंदोलन के नेता कौन थे? विष्णु परशुराम पंडित। चलिए आगे कहता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब अभी बताया कि सती प्रथा का क्या रोल था। सती प्रथा किस तरह, मतलब एक ऐसी प्रथा थी जो, मतलब इसको आप इससे बड़ा गंदा प्रथा आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हिंदुओं में जो महिलाएं विधवा हो गई वो सती न होकर उनका दोबारा विवाह कराने के लिए आंदोलन हुआ। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए प्रयास किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उस समय। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून लाकर भारत में क्या किया कि विधवाओं को पुनर्विवाह करना जरूरी कर दिया सती प्रथा पर। जो सती प्रथा तो पहले भी रुक गई थी, लेकिन जो विधवा महिला थी उनको पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए फाइट किए। अच्छा, कौन सा नियम, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो याद रखना 1856 में आपको हुआ और लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास। तो चलिए इसको याद रख लेना। पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस प्रथा से आता है? डीके कर्वे जो रहे ये भी एक बहुत बड़े नेता रहे और उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया, ठीक है। महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया। तो इसमें जो है बाल विवाह, इससे अकॉर्डिंगली बाल विवाह हो जाएगा, ठीक है।
चूंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तो महिला में बाल विवाह भी आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध किया। भाई कम उम्र में लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी करना कौन बड़ा अच्छा काम था? थोड़ा ही, तो उसका उन्होंने विरोध किया। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बोला कि एक ही भगवान के पूजो, दिल से पूजो, 100 भगवान के पूजने की जरूरत नहीं है। एकेश्वरवाद पर उन्होंने जोर दिया। तो ये क्या है आपका, मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया। लेकिन किसका विरोध नहीं किया? पाश्चात्य शिक्षा का, जो पश्चिमी शिक्षा है। बोला कि जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सब जो समाज में जो बैड चीजें हैं लोग उसके विरोध करेंगे। तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। इस चीज को थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय बहुत बड़े, मतलब एक आधुनिक भारत में एक इनका बहुत बड़ा रोल है, लोगों को जागरूक करने में। इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, यानी हम मॉडर्न हमको करने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का। वरना अभी भी हम लोग सती प्रथा, बाल विवाह जैसे बंधनों में बंधे रहते, आगे नहीं बढ़ पाते, जाति पाति में लड़ते, ये सब, ठीक है। तो याद रखना, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बट पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने विरोध नहीं किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, ठीक है, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं इनको, ठीक है। अतीत और वर्तमान का कड़ी भी कहते हैं, अतीत व वर्तमान का कड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, ये सभी भारत में राष्ट्रवाद के जनक भी माने जाते हैं, ये राष्ट्रवाद के जनक भी माने जाते हैं। और इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा भी क्या हुआ? खत्म हुआ। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा खत्म हुआ। और सती प्रथा को खत्म कौन किया? कौन सा गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया। कब खत्म किया बाबू? तो 4 दिसंबर 1829 को खत्म किया। 4 दिसंबर 1829 को खत्म किया। कौन सा नियम के तहत किया? तो नियम नंबर 17 के तहत किया। तो याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है और हर तरीके से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किसके द्वारा? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा। बोली कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, याद रख लेना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात बोली सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या रही, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की क्या रही है? शिष्या रही, ठीक है, याद रखना। और दूसरा एनी बेसेंट, काफी फेमस नाम है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष भी रही एनी बेसेंट, और इनका बहुत बड़ा रोल है, आप याद रखना, धीरे धीरे जान जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये गरम दल के नेता थे और कहते थे कि साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। मतलब कांग्रेस की मीटिंग साल में एक बार होती थी और एक बार हम अंग्रेजों से लड़ने का प्लान तैयार करते थे। तो इनका कहना था कि साल में हम एक बार अगर मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, प्रत्येक दिन 2-4 अंग्रेजों को मारना होगा, तब जाकर हमें आज़ादी मिलेगी। इस तरीके से तिलक जी गर्म विचारधारा वाला व्यक्ति रहे और भारतीय राजनीति में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1877 में हुआ और पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे एम.जी. रानाडे थे, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एम.जी. रानाडे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा जो थी ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सभा थी जो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में बीपीएससी में ये प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए, कहता है कि कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य को चुने। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे, बिल्कुल गरम दल के नेता थे, उग्र थे, ठीक है, ये सही है। गलत हमें चुनना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1886, यही तो गलत हो गया। दिसंबर में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 1885 में, तो ये तो आपका गलत हो गया।
1916 में कांग्रेस फिर से एकजुट हो गई, सही है, क्योंकि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल जो बट गए थे 1916 में फिर एक साथ हो गए, तो सही है। 1907 में कांग्रेस नरम और गरम दल, तो बिल्कुल बताया अभी कि 1907 में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, विभाजित हो गए। तो गलत क्या हुआ, 1886, क्योंकि कांग्रेस का सपना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। बंबई में हुआ था इसका स्थापना, बंबई में हुआ था इसका अपना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। और इसमें जो प्रथम मीटिंग में 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो इस चीज को याद रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी, तो इंडियन एसोसिएशन। देखो, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी पहले जो पूरे भारत के लिए बातों को उठाती थी, अंग्रेजों से लड़ती थी, इसीलिए कांग्रेस बहुत लोकप्रिय पार्टी बन गई। आज वाला कांग्रेस नहीं, उस समय कांग्रेस का एक वर्चस्व हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू मतलब एक से एक कद्दावर नेता उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी। तो कांग्रेस जो पूरे देश की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखती थी, तो उसके पहले कौन सी ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश के लिए काम करती थी, तो इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, 1876 में इसका स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में बॉम्बे में, तो देश के कितने लोगों ने उसमें भाग लिया, तो 72 लोगों ने भाग लिया था, और सबसे ज्यादा बंबई प्रांत से थे। तो जान लीजिए कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो उसके पहले मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 72 लोग ही भाग लिए थे। इसीलिए कांग्रेस को अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है डफरिन के द्वारा, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें क्या लिए, भाग लिए। तो याद रख लेना, इस चीज के कारण कांग्रेस का आलोचना किया था डफरिन कि इतनी बड़ी पार्टी है और लोग पहला मीटिंग में महज 72 लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से कहकर मजाक उड़ाया था डफरिन ने। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अंतरिम सरकार के सदस्य बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहली सरकार में क्या थे, भाई रक्षा मंत्री बलदेव। अगर बल है तभी तो रक्षा करेगा, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा कि जो पहली बार जो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में जो इसमें जवाहरलाल नेहरू भारत में जिनके लीडरशिप में पहली सरकार भारत में बनी, उसमें जो पहली बार जो रक्षा मंत्री बने वो कौन बने, बलदेव सिंह। ठीक है, रेलवे मंत्री थे अरुणा आशफ अली, वित्त मंत्री थे लियाकत अली, और शिक्षा मंत्री थे आपको ये क्या कहते हैं, सी राजगोपालाचारी। तो ये सब याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो जवाहरलाल नेहरू। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन मतलब एक गोल मेज पर बैठकर यह सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसको गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। याद रखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये किसके लिए बनाया गया था, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन को लंदन में अंग्रेजों ने बुलाया था। तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, ये सभी लोग थे, बट जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों का प्रस्ताव किसने दिया, यानी कम्युनल अवार्ड, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, देखिए जो कम्युनल अवार्ड था, जो कम्युनल अवार्ड था वो आया था 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग कब आया था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को आया था। और मैकडोनाल्ड इसके क्या रहे, मैकडोनाल्ड ये लाए थे। और इसमें पहली बार जो है अछूतों के लिए बात की गई थी। ठीक है, इसमें पहली बार जो है अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल की क्या हुई की गई थी, बात की गई थी। और इसमें गांधी जी गुस्सा गए। गांधी जी बोले, यार कभी तुम मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल लाते हो, कभी अछूतों के लिए लाते हो, मजाक बना के रखो, देश को तोड़ दोगे क्या यार। गांधी जी जो है पहली बार जो है
कम्युनल अवार्ड में आमरण अनशन का प्रयोग करते हैं। आमरण अनशन मतलब मरने के लिए धरना पर बैठ जाना। तो गांधी जी पहली बार आमरण अनशन किस में प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, कम्युनल अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट। और यहां से याद रख लेना, बीपीएससी हर एक साल रिपीट क्वेश्चन करता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वराज्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपसे पूछ रहा है कि स्वराज्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो परिषद में प्रवेश। देखिए, स्वराज्य पार्टी जो बना 1923 में बना, स्वराज्य पार्टी जो बना 1923 में बना, वो किसने बनाया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिले थे 1923 में। और स्वराज्य पार्टी कहाँ बना था? इलाहाबाद में। स्वराज्य पार्टी चाहता था कि केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव में हम भाग लेंगे और अंग्रेजों के बीच खड़ा होकर बैठकर हम अंग्रेजों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती थी कि हमने असहयोग आंदोलन चालू कर रखा है और हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम अंग्रेज के कामों का असहयोग करेंगे। तो याद रख लेना, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम था केंद्रीय विधान परिषद में प्रवेश करना। तो ये सभी चीजें आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन का क्या विशेषता नहीं है? आर्थिक बहिष्कार प्रचंड और सफल था। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि आर्थिक बहिष्कार प्रचंड और मध्यम, हाँ ये गलत है। मध्यम वर्ग ने आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया नहीं। पहले भाग लिया असहयोग आंदोलन में, लेकिन बाद में मिडिल क्लास के लोगों ने इसे क्या कर लिया? अपने आप को दूरी बना लिया। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या, देखो याद रख लेना, अगस्त 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष रहते हैं लाला लाजपत राय। ध्यान दीजिएगा जो बातें आपको बोल रहे, लाला लाजपत राय। और याद रखिएगा लाला लाजपत राय। और यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो क्या किया जाता है? प्रस्ताव को रखा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा 1920 में दिसंबर में जब कांग्रेस की बैठक होती है नागपुर में, जिसके अध्यक्ष है वी राघवाचारी। और यहीं पर क्या होती है? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। यहाँ रखा जाता है कलकत्ता में, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं था? सरकारी कामकाज का बहिष्कार। बिल्कुल, गांधी जी बोले थे कि किसी भी अंग्रेजों के काम में सहयोग मत करो। ठीक है, सरकार को पुरस्कार लौटा दो, जितना भी पुरस्कार दिया है। विदेशी भाषा का बहिष्कार करो। ठीक है, और विदेशी संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं था। ठीक है, संवैधानिक साधनों के माध्यम से, ये सही है। ये आपका सी नंबर क्या होगा? विदेशी भाषा का बहिष्कार, ऐसा कुछ नहीं था। सुन लीजिए, सरकारी कामकाज का बहिष्कार करते, सरकारी पुरस्कार लौटा देते हैं। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय ही कैसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, जुलू उपाधि लौटा देते हैं, और बोअर पदक जो इनको दक्षिण अफ्रीका में मिला था, गांधी जी कहते हैं ले जाओ अपना पदक, हमको तुम्हारे पदक जो दिए हो, मेडल दिए हो, हमको मेडल नहीं चाहिए, हमें देश की आज़ादी चाहिए, देश की जनता की सुरक्षा चाहिए। तो असहयोग आंदोलन के खिलाफ ये सभी चीजें थी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाबू। और गांधी जी ने नारा दिया 1 वर्ष में स्वराज, 1 साल के अंदर तुमसे अपना स्वराज ले लेंगे। स्वराज मतलब अपना राज्य। तो याद रखिएगा ये सब। और पत्रिका जो होते हैं ना, अक्सर आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? केसरी ने कौन सा पत्रिका केसरी पत्रिका कौन शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक, राइट। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, राइट। इंडियन मिरर, ये गलत है। इंडियन मिरर गलत है, ये गलत ही आपसे पूछ रहा है। इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर, हाँ
याद रख लेना। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकदम 100% सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको याद रखिए। पत्रिका से एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी में डालने का प्रयास करता है, इसको ध्यान रखिएगा। समाचार पत्रों में संपादक में गलत मेल, देखो दो आपको बैक टू बैक दिए हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। कॉमरेड, कॉमरेड गलत है। कॉमरेड जो पत्रिका था मोहम्मद अली ने शुरू किया था, मोहम्मद अली जीना नहीं, मोहम्मद अली। ये क्वेश्चन 69 में नहीं 68 में आ चुका है, याद रखिएगा 68 बीपीएससी में। तो कॉमरेड को जो पत्रिका शुरू किए थे वो मोहम्मद अली साहब ने किया था। वंदे मातरम, अरबिंदो घोष, संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों मैगजीन्स आप चारों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सभी परीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, मगर ये जरूर करूंगा कि 21 सेट अगर आपने हमारे सिविल फोटो का मार दिया, अगर उसको हमारे साथ जुड़कर उसका एनालिसिस देख लिया, तो आपका 70 से 75 क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन 150 में हमारे एमसीक्यू से आएंगे, इस बात का आपको हम दावा करते हैं। आगे आइएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? याद रख लेना, रोलेट सत्याग्रह। पता है कि रोलेट एक्ट जो आया, रोलेट एक्ट आया मार्च 1919 में रोलेट एक्ट आया। और अगर किसी अंग्रेजों को शक होता था कि अगर कोई भारतीय हमारे खिलाफ कुछ भी, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बतिया भी रहे हैं ना कि भाई देखो हमारे घर में ये दुख है, तकलीफ है, तो अंग्रेजों को शक होता था कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जेल में डाल देता था 2 साल के लिए। और वकील रखने की भी इजाजत नहीं थी, ना अपील ना दलील। ये बहुत खराब कानून था। उसके बाद रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो याद रखना, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? तो रोलेट सत्याग्रह। चूंकि गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह किया और उन्होंने बोला भारतीय लोगों को कि आप जो है रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आंदोलन करो। और इसी बीच में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू अमृतसर में गिरफ्तार हो गए। और याद रख लेना, इन्हीं के गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होकर सतपाल और किचलू का विरोध करने के लिए जमा हुए, और अंग्रेजों ने बिना सूचना दिए हुए ठाए ठाए गोली चलाने का आदेश दे दिया। और न जाने कितने भारतीय, बेगुनाह भारतीय हमारे मारे गए और खूनों की नदियां बहा दिया अंग्रेजों ने। तो याद रखना, रोलेट एक्ट मार्च 1919 में आया। इसको काला कानून कहा जाता था। काला कानून, रोलेट एक्ट को कौन बोले थे? तो मोहम्मद अली जीना बोले थे कि ये काला कानून है। महात्मा गांधी ने क्या बोला? ना अपील, ना वकील, ना दलील, ठीक है। और याद रख लेना, इसको 2 साल के लिए आपको जेल में डाल दिया जाता था और कारण भी नहीं बताया जाता था कि क्यों आपको गिरफ्तार किए हैं। मतलब पूरा भारतीयों को जेल में डालने का तैयारी था रोलेट एक्ट। अच्छा, रोलेट एक्ट का एक और नाम है एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाद में जब रोलेट एक्ट का विरोध होने लगा तो चेम्सफोर्ड ने इसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो याद रख लेना, किसने इसको निरस्त कर दिया? तो बाद में चेम्सफोर्ड ने इसको हटा दिया। जब विरोध होने लगा, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट भारत के किस वायसराय के समय आया? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड अभी बताए थे, और इसने खत्म भी कर दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या सच नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, सही है। कांग्रेस को अवैध, देखो जब क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत पॉपुलर हो गया, तो कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, अवैध। और यह एक अहिंसक आंदोलन था ना। गांधी जी बोले कि अब अहिंसा से काम नहीं चलेगा, अब हिंसा करना होगा, करो या मरो। या तो हम देश को आजाद करवाएंगे, या देश की आजादी के क्रम में अपनी जान को क्या कर देंगे? गंवा देंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, हिंसक हो गया था। यह अस्पष्ट आंदोलन था। ये आंसर इसका सी हो जाएगा, अहिंसक नहीं था, ठीक है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये महात्मा गांधी। चूंकि खिलाफत आंदोलन के समय अंग्रेज मुसलमान जो रहे अंग्रेजों से नफरत करने लगे, और
ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी ने सोचा क्यों ना हम लोग जो है हिंदू और मुसलमान को एक कर दें। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमानों को एक करते हैं और कहते हैं कि ऐसा सुनहरा अवसर आगे 100 साल में भी देखने को नहीं मिलेगा। सही है, महात्मा गांधी का ये भविष्यवाणी सही हुआ। और ये चीजें जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा था? महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग जब कांड हुआ तो जालियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर कमेटी बना, जिसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, और भारत की तरफ से भी एक कमेटी बना जिसका नाम था तहकीकाते हिंद। तहकीकाते हिंद। और इसके जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका जो प्रारूप लिखने के काम किए थे महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। कौन सा मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं था? तो मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं था। तो याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के गठन के समय नहीं थे, वो बाद में आते। तो 1906 में मुस्लिम लीग बना था ढाका में, और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो सलीमुल्लाह थे। वो कौन थे? सलीमुल्लाह साहब थे। और याद रखिएगा अगर पूछ दे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो आगा खान थर्ड, आगा खान तृतीय। देखो दे देगा कौन अध्यक्ष थे, आगा खान 1, आगा खान 2, आगा खान 3, आपको फंसा देगा एग्जामिनर। तो आगा खान तृतीय उनका नाम था, याद रखना। नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, ठीक है, याद रख लेना। नाउ और नेवर, नाउ बीपीएससी पूछ चुका है कि नाउ और नेवर किसने लिखा? तो चौधरी रहमत अली। याद रख लेना नाउ और नेवर पत्रिका में ही सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से संबंधित थे। और उन्होंने नाउ और नेवर पत्रिका में पहली बार पाकिस्तान शब्द का क्या किया? जिक्र किया। तो ये बीपीएससी आपसे पूछ चुका है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसका था? तो क्या मारोगे सर? चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया? तो बिल्कुल स्वामी श्रद्धानंद। बोला गया कि इतना कड़ा कानून लाए हो, हम तुमको लगान नहीं देंगे, जाओ क्या कर लोगे, बात क्लियर है, ठीक है। और लाल किला से उन्होंने बोला, और सही में लोगों ने लगान देने से क्या कर दिया? अंग्रेजों को मना कर दिया। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहे, और सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आजाद। रविन्द्रनाथ टैगोर जो रहे 1913 में, इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल अवार्ड मिला, और एशिया के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया, ठीक है। इन्होंने भारत में जो है जन गण मन लिखा, साथ ही साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। तो याद रखना ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? सिकंदर हयात खान। कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में, मतलब भारत का जब विभाजन होगा तो कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा एरिया भारत में रहेगा, इसका जो प्रारूप तैयार करने का काम किया सिकंदर हयात खान ने किया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्ती जो किया गया जमींदारों के साथ किया गया। अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में हुआ था, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। इसने बोला कि देखो जो भी इस एरिया का जो है किसान, इस एरिया का जमीन का इनको क्या किया गया? लगान वसूलने का जिम्मेवारी दिया गया, और इनको जमीन का मालिक बना दिया गया। बोला कि इस एरिया से आप लगान वसूल करो, और उसका 10/11 भाग हमको दे दो, और 1/11 भाग तुम रखो, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता था। अस्थाई बंदोबस्ती को कहा जाता था कि अगर आज मान लो कि आज दिन है, आज तारीख हो गया, मान लो जो भी है 27 तारीख है, 27 तारीख को आज लगान देना है। अगर सूर्य अस्त के पहले आपने लगान दे दिया वसूल के तो आपकी जमींदारी रहेगी, वरना सूर्यास्त के बाद अगर आप देते हो लगान तो आपकी जमींदारी गई। इसीलिए इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है, सनसेट लॉ भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारों के साथ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदार लोग 10/11 अंग्रेज को देते थे, 1/11 अपने रखते थे, याद रखिएगा। और ये कहां कहां लागू था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
बनारस। तो याद रख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ, ठीक है। चलिए, कहता है कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म, और ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर कौन ले लेती है? ब्रिटेन की महारानी, ठीक है। तो याद रख लेना 1 नवंबर 1858 को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने आपको ट्रेन दिया, लॉर्ड डलहौजी ने आपके देश में टेलीग्राफ दिया, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत के आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर 1856 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, और 36 साल की उम्र में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आया, और सबसे युवा गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और याद रख लेना बाबू, इसी के समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति आया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति आया किसके समय? डलहौजी के समय। हड़प नीति कि जिस राज्य रजवाड़ों का बेटा बेटी नहीं होता था वो गोद नहीं ले सकते थे। अब जिसका बेटा बेटी नहीं है उसका राज्य कांग्रेस अपने में हड़प लेते थे। पहले गोद लेकर भी राजा रजवाड़ा बना देते थे, लेकिन इसने बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। और हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला जो राज्य था वो था सतारा, 1848। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सतारा, ठीक है। और था संबलपुर, उड़ीसा में पड़ता है। संबलपुर जैतपुर को कब मिला लिया? 1849 में। बघाट को कब मिला लिया इसने अंग्रेजी साम्राज्य में? 1850, ठीक है। उदयपुर को इसने मिलाया 1852, ठीक है। नागपुर को मिलाया, झांसी को मिलाया इसने 1853 में, और नागपुर को मिलाया 1854 में, और इतने राज्यों को इसने हड़प लिया। तो हड़प नीति लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। और याद रख लेना दूसरा चीज, ये इसके काल में क्या हुआ? 1853 में आपको क्या हुआ? पहली बार भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। मुंबई से थाने के बीच में भारत में पहली रेल चला। मुंबई से थाने के बीच में पहला रेल चला इसके समय। पंजाब राज्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है, सब इसी के समय हुआ, ठीक है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? डलहौजी बनाया। तो ये सभी चीजें जो है आपके गवर्नर जनरल के रूप में इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो 2 भारतीय कौन थे? डायरेक्ट आंसर है सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। और ये भी पूछ सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना? तो 1902 में बना। इसमें 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी साहब, ठीक है। याद रखना, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एक चीज और याद रखना, पहला मुस्लिम जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे वो है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये 1887 में बनते हैं, जब कांग्रेस का मीटिंग जो होती है, कांग्रेस के मीटिंग जब 1887 में होती है तो ये कांग्रेस का क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मद्रास में हुआ था कांग्रेस का मीटिंग, ठीक है। अबुल कलाम आजाद तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। अभी आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए किसे पराजित कर दिया? पटाभी सीतारमैया। याद रखिएगा भाई मेरे, 1938 में कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन होना था और यहां पर चेयरमैन बनाने की बात थी। चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस भी खड़ा हुए और पटाभी सीतारमैया भी खड़ा हुए।
पटाभी सीतारमैया को कांग्रेस का, गांधी जी का समर्थन था। कांग्रेस गांधी जी के बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गांधी जी ने बोला पटाभी हार गया, समझो हम हार गए, यानी कि पटाभी को जिताने के लिए गांधी जी ने पूरा का पूरा जोड़ तोड़ लगा दिया, लेकिन वोट सब पड़ गया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पटाभी हार गए। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अरे यार, पटाभी सीतारमैया हार गए, गांधी जी का समर्थन था, इनको हम गांधी जी को हारते हुए नहीं देख सकते। तो इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इस त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन ने बोला, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय जो स्वतंत्रता विधेयक है उसको ब्रिटेन की संसद से अनुमति मिल गई 18 जुलाई 1947 को, और आपको 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुई? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन जो हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, ठीक है। उसी के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। यानी बोला गया कि कोई भी विदेशी वस्तुओं का हम यूज नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? अनुग्रह नारायण नहीं थे। सलाई इस जांच समिति के अध्यक्ष थे। सलाई, डीजे रीड, महात्मा गांधी, रैनी, हरिहर प्रसाद, ये सभी इस कृषक समिति के क्या रहे? सदस्य रहे, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। और चंपारण कृषक जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही चंपारण से तिनकठिया पद्धति को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कहता है कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, सही है। तिनकठिया प्रथा क्या था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती जरूरी था। अंग्रेज ये नियम बनाए थे, इसी को कहा जाता था 3 कट्ठिया, ठीक है। तो ये चलाया जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के साथ थे, ये भी सही है। यह गांधी का प्रथम जन आंदोलन था, नहीं, यह सिर्फ चंपारण के लिए था। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन होगा जिसमें पूरे भारत के लोग उसमें आंदोलन में शामिल होंगे, तो यह गलत है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, क्योंकि एनजी रंगा को लगता था कि गांधी जी किसान नहीं है और किसानों के समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए वो विरोध किए, ठीक है। और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया। राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना, चंपारण में एक गांव है, मुरली भरा गांव के ही रहने वाले थे। ये सब क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को महात्मा कहा, क्योंकि पहले इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन महात्मा उन्होंने कब लगाया? जब वो चंपारण में सफल हो गए। तो चंपारण सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया और तब से ये महात्मा गांधी के रूप में जाने लगे। थोड़ा खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्यों किया? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, सही है। प्रशासन के प्रस्ताव थे गुजरात में, ये गलत, सही है, बाकी गलत है, केवल एक। देखो, खेड़ा गुजरात में एक जगह है, ठीक है, खेड़ा गुजरात में एक जगह है। और जान लीजिए, अकाल संहिता, अकाल नियम ये कहता है कि जिस साल उत्पादन कुल उत्पादन का 1/4 से कम हो जाए तो वहां पर अकाल घोषित कर दो और लगान मत लो। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं किए, न अकाले घोषित किए न लगाने माफ किए। तो गांधी जी चल गए खेड़ा और कर दिए खेला। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी को
किसने निमंत्रण देकर बुलाया? तो याद रख लेना, यहां से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक है सोहनलाल पांड्या, सॉरी मोहनलाल पांड्या, ये स्थानीय नेता थे, मोहनलाल पांड्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोहनलाल पांड्या। और इनके साथ और सहयोगी कौन थे? तो इनके साथ सहयोगी थी अनसुईया बेन, ये सब याद रखिएगा, अनसुईया बेन, ठीक है। और कौन थे? महात्मा गांधी के सहयोगी मोहनलाल पांड्या हो गए, अनसुईया बेन हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सभी इनके साथ थे गांधी जी के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको याद रखिएगा। अवध में एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि लगान का नगद में परिवर्तन, ठीक है, लगान का नगद में क्या करना? परिवर्तन। किसान ये मांग कर रहे थे कि अब हम लगान अनाज के रूप में नहीं देंगे, अब हम जो लगान है उसको नगद के रूप में देंगे। तो याद रखिएगा, अवध यूपी में ये एकता आंदोलन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती किस आंदोलन से संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन। सबसे बड़े किसानों के नेता अगर कोई बिहार में थे या चाहे पूरे भारत में थे तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। वो बोलते थे कैसे लोगे लगान, लट्ठा हमारा जिंदाबाद, लाठी से मार के तुमको भगा देंगे, सारा लगान नहीं देंगे तुमको। याद रखिएगा, ऐसे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों का भगवान कहा जाता था उनको, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके पक्ष में खड़ा हो गया था, क्योंकि वो दोनों के लिए खड़े थे, किसानों के लिए खड़े थे। याद रखना भाई साहब, बहुत बड़े नेता थे किसानों के। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा, ठीक है बाबू, ये याद रखिएगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अभी तो बता ही दिया आपको, एनजी रंगा। सब कुछ मिलाइएगा, ये लास्ट ऐसा हमारे टेस्ट सीरीज का ये वीडियो जो है, ये लास्ट वीडियो है जो हमारे यूट्यूब पर है। बाकी सारा जो हमारा टेस्ट डिस्कशन का वीडियो है हमारे सिविल फेलो ऐप पर उपलब्ध है। तो अगर हमारे टेस्ट सीरीज का आप फायदा लेना चाहते हो, इस डिस्कशन का फायदा लेना चाहते हो, तो काइंडली जो है सिविल फोड़ो ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे सिविल फोड़ो से आप ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा दोस्तों। चलिए, कहता है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह 1928 में, बारदोली गुजरात में। और सरदार की उपाधि यहाँ के महिलाओं ने बारदोली में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ वो जनवरी 1918 में हुआ, ठीक है, चंपारण के जस्ट बाद, ठीक है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? हाँ, एक देखो ए नंबर होगा। तिभागा आंदोलन का टारगेट था कि जितना भी होगा उत्पादन उसका 1/3 भाग तुमको हम देंगे, आधा नहीं देने वाले। पहले आधा ही लोग किसान से अंग्रेज लोग ले लेते थे लगान। तो ये पूछेगा कि तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। याद रखिए 3 भाग, तिभागा मतलब 3 भाग, याद रखिएगा। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया? तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किए थे बीबी बाड़िया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मजदूर संघ 1918 में किसने बनाया? बीपी बाड़िया ने बनाया, इंपॉर्टेंट है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा एमएन रॉय, ठीक है, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अगर भारत में पूछेगा तो 1925 में हुआ था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था?
तो साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ कानपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था। यानी कि जितने भी कम्युनिस्ट नेता थे उनको पकड़कर जेल में डालने की व्यवस्था अंग्रेजों ने कर दिया था साहब। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन का हिस्सा था, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में आइंस्टीन, वेल्स, लास्की तथा रूजवेल्ट समर्थन किया? तो याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र केस। याद रखिएगा मेरठ के साम्यवादी नेताओं को अंग्रेजों ने जबरदस्ती केस में डाल दिया और इसके पक्ष में आकर खड़े हो गए आइंस्टीन, वेल्स, लास्की तथा रूजवेल्ट। तो याद रखिएगा बहुत ही कम्युनिस्ट आंदोलन बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आइए, निम्न अखबारों में से कौन सा उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, MMM, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। तो याद रख लेना ये सभी इंपॉर्टेंट है। उदारवादी यानी कि जो कांग्रेस में दो दल थे, उदारवादी नेता और गरम दल। उदारवादी लोगों का समर्थन में कौन सा मैगजीन था? तो लीडर था, इस चीज को भी याद रखिएगा। उस क्षेत्र का पहचान करे जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रख लेना भाई मेरे, ये बिहार था। ये फ्लैट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? तो याद रखिएगा थॉमस बेस्ट। याद रखिएगा पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हरा दिया था। याद रखिएगा उसके बाद भारत में अंग्रेजी राज का स्थापना का मार्ग क्या हो गया? बहुत आसान हो गया, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। और पहला जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था, पहला जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था कौन था? अल्मीडा, और जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया? शुरू किया, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो था वो था अल्बुकर्क, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा को क्या कर लिया? छीन लिया था। और याद रखना ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में मंगलूर की संधि हुई? 1784 में हुआ था। मैं देखो अंग्रेज और टीपू सुल्तान कहता था 100 दिन जो है चूहों की तरह जीने के अपेक्षा एक दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है। हम अंग्रेजों को गुलामी क्यों करेंगे? या तो मरेंगे या तो मराएंगे। तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 100 दिन चूहों के जीने के अपेक्षा एक दिन शेर जैसा जिया जाए। याद रखिएगा द सोड ऑफ टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। याद रखना एक बात कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर के राजा थे ये टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 में। और यहाँ पर हुआ था मद्रास की संधि के तहत ये खत्म हुआ। मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ और मद्रास की संधि 1769 में हुआ। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, याद रखिएगा जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 से लेकर 1784 में हुआ। और 1784 में मैंगलोर की संधि हुआ। मैंगलोर की संधि हुआ, याद रखिएगा मैंगलोर की संधि। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तीसरा वो याद रखिएगा 1790 से लेकर 1792 तक चला। और 92 में कौन सा संधि हुआ? श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ। 1792 में श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारे गए। याद रखिएगा 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। और कहते थे, इनका फेमस डायलॉग याद रखना कि 100 दिन चूहों के जीने के अपेक्षा एक दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है। ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा, टीपू सुल्तान का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब। क्योंकि देखो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुगल बादशाहों में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 6-7 मुगल बादशाह का नाम बहुत ज्यादा अच्छा है
खासकर बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो याद रखिएगा ये मुगल बादशाहों में जो शुरुआती 6 नाम आप देख रहे हो ये शानदार मुगल बादशाह रहे। और औरंगजेब जो रहा इसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, संघर्ष किया। इसके पहले वाले मुगल बादशाहों में उस समय कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन औरंगजेब ने, याद रखिएगा औरंगजेब ने एक अंग्रेज अधिकारी जोशुआ चाइल्ड को भारत से मार के भगा दिया था, लेकिन पता नहीं क्या इसके मन में आया, माफ कर दिया। वरना अंग्रेज लोग तो औरंगजेब के समय ही भारत से भाग गए होते, लेकिन बाद में उसने माफ कर दिया। क्योंकि भारत में एक प्रॉब्लम है कि अगर पैर छूकर आप माफी मांग लेते हो तो कितना भी बड़ा गलती किए हो भारतीय लोग आपको माफ कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, याद रखना। इसका फायदा उठा लिए कौन, अंग्रेज। तो याद रख लेना ये चीजें। आगे लिखना है कि कौन सा कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। तो याद रखिएगा तत्कालिक कारण था, इनमें से कोई नहीं होगा। कर्नाटक युद्ध जो था ना, याद रखिएगा कि कर्नाटक युद्ध जो था ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और कर्नाटक जो युद्ध था ना, याद रख लेना इसमें जो तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों के जहाज को कैप्चर कर लिया, ये तत्कालिक कारण था, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हुआ था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस मुगल बादशाह के समय सर थॉमस रो भारत आया था। तो याद रखिएगा जहांगीर के समय, ठीक है। याद रखना जहांगीर के समय आया था ये 1615 ईस्वी में। पहला अंग्रेज जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस कब आया था बाबू। तो कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में जहांगीर के दरबार में। और तुर्की और फारसी का बहुत बड़ा जानकार था वो, ठीक है। और जब वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था तो जैसे ही उसने अस्सलाम वालेकुम बोला जहांगीर खुश हो गया, बोला अरे यार तुम अंग्रेज हो और इतना बढ़िया उर्दू तुर्की के फारसी कैसे जानते हो। और बोला कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा टाइटल खान रहेगा। तो कैप्टन हॉकिंस को इसने खान का उपाधि दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस को खान का उपाधि किसने दिया, जहांगीर ने दिया। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछे ही गए हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री हेतु हुगली का उपयोग, यानी कि बंगाल में खाड़ी में समुद्री डकैती होगा। यहाँ पे डकैती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया, पुर्तगालियों ने किया, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी है इधर, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करते थे और हुगली तुरंत पहुंच जाते थे बंगाल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए, इलाहाबाद की संधि। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको डिटेल से एनालिसिस किया है, तो कृपया उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। सुरक्षा बल का सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, किसने कहा, लाला लाजपत राय। सुरक्षा बल सिद्धांत क्या था कि देखो जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति में भारत के जो लोग थे अंग्रेजों से नफरत करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय चाहते थे कि हमारी बातों को अंग्रेजों तक कैसे पहुंचाया जाए, हमारे लिए कोई तो पार्टी ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुस्सा को शांत करने के लिए एओ ह्यूम को बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाओ, ताकि लोगों को लगे कि हमारी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए कुछ पार्टी तो बना। इसी को कहते हैं हम लोग सुरक्षा बल सिद्धांत, जिसके बारे में किसने बताया, लाला लाजपत राय ने ये कहा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया, तो डच कंपनी। डच कंपनी ने 1632 में बिहार के अपने क्या किया, कारखाना स्थापित किया। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ है। किस ब्रिटिश शासन के दौरान
निम्न में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? तो 2 और 3 होगा इसका आंसर। देखो, रैयतबाड़ी व्यवस्था को मद्रास के 12 महल में शुरू किया गया। मद्रास के 12 महल में शुरू किया गया। मद्रास के 12 महल में क्या किया गया? रैयतबाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। और मद्रास के 12 महल में रैयतबाड़ी व्यवस्था को रीड ने शुरू किया। और पूरे मद्रास में किसने शुरू किया? मुनरो ने। और बंबई में किसने इसको शुरू किया? बंबई में शुरू किया कौन था? एलिफिस्टन। ठीक है, बंबई में किसने शुरू किया? एलिफिस्टन। याद रख लेना भाई मेरे, ये 2 जगह पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू था, मद्रास में और महाराष्ट्र में। एक बात याद रखना, रैयत मतलब होता है किसान। जमींदारी व्यवस्था में किसान, जो अंग्रेज थे, जमींदारों से समझौता किए थे कि लगान तुम वसूल करके दोगे। और रैयतबाड़ी व्यवस्था में मान लो कि एक गांव है, गांव में से किसी एक को चुन लिया, बोला कि एक रैयत को चुन लिया, किसान को चुन लिया और बोला कि आप हमको क्या करो? लगान दो इस गांव से वसूल करके। यानी कि रैयतबाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने किसके साथ समझौता किया? रैयतों के साथ, किसानों के साथ। तो इस तरीके से इसका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपके बीपीएससी में आया भी हुआ है एक महलवाड़ी व्यवस्था। पहले एक जमींदार को चुन लिया कि यहां से पैसा वसूल करके दोगे, वो हो गया स्थायी बंदोबस्ती। रैयतबाड़ी में एक गांव के किसानों को चुन लिया कि आप लगान लेकर आओगे। आगे होगा महालवाड़ी। महाल का मतलब होता है गांव। महालवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। यह बीपीएससी का प्रश्न भी है 67 या 68 का। और इसमें बोला गया कि गांव में एक मुखिया बनाओ और वहां से उसको बोलो कि राजस्व वसूल करके हमको दे। तो महालवाड़ी में गांव के साथ अंग्रेज ने समझौता किया, रैयतबाड़ी में किसानों का साथ समझौता किया और अस्थायी बंदोबस्ती में जमींदारों के साथ। ये तीनों व्यवस्था को एकदम घोर के पी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे किसने सिंध विजित कर उस पर अधिकार कर लिया? सिंध जो है इधर पाकिस्तान वाला एरिया में है, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब एरिया। तो सिंध को विजित कर अंग्रेजों ने मिला लिया नेपियर। और सिंध को जो मिलाया वो था नेपियर, यानी सिंध को भारत में मिला दिया गया। तो पाकिस्तान तो पहले भारत का हिस्सा था। तो ये जो था ना, यहाँ पर जो सिंध है वो पहले पाकिस्तान, यहाँ ये पाकिस्तान भारत सब तो एक में थे। तो इधर सिंध को जीत कर क्या कर लिया? भारत में मिला दिया। वो पाकिस्तान में अभी चला गया है। तो याद रखिए 1843 में सिंध को भारत में मिलाया गया। और पूछेगा कि सिंध के जब भारत में मिलाया गया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या मारोगे? एलनबरो। लेकिन मिलाया कौन? नेपियर। याद रखिएगा। मुंगेर के बढ़ैया ताल के विरुद्ध, जो मुंगेर में जो बढ़ैया ताल आंदोलन हुआ, वो क्यों हुआ? तो बकास्त भूमि का मांग। बकास्त भूमि एक प्रकार का एक ऐसा भूमि होता था जिसका कोई मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता है, उस गर्मजरुआ आप कह सकते हो। ठीक है, तो बकास्त भूमि यानी कि वैसे जमीन जिसको जमींदारों ने कब्जा करके रखा है और वो उस पर मालिकाना हक नहीं है, वो किसानों को दिया जाए ताकि जिसके पास जमीन नहीं है वो जमीन मिल सके। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान था। वो कहते थे कैसे लोगे लगान, लट्ठा हमारा जिंदाबाद, लाठी से मार के भगा देंगे तुमको सारा, लेकिन लगान नहीं देंगे। तो सबसे बड़े नेता थे किसानों के स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद करके रखिएगा। तो जो मुंगेर के बढ़ैया ताल में जो विरोध हुआ, उसका जो सबसे बड़ा काम क्या था? बकास्त भूमि की मांग। ठीक है, भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन सा ऐसा नेता थे भारतीय नेता जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो मोहम्मद अली साहब। ठीक है, मोहम्मद अली जो रहे वो इस ऑक्शन के अनुसार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930 हुए हैं, 1931 हुए हैं और 1932 हुए। याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती अभी बताए, याद रखिएगा। बीपीएससी का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से आता ही आता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका शुरू किया था, हुंकार।
ये हुंकार भरते थे ना, तो पूरे देश का किसान इनके साथ आ जाते थे और अंग्रेजों को डर पैदा हो जाता था कि पता नहीं क्या करेगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों को डरा कर रखा था इन्होंने। और किसानों के सबसे बड़े नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, इनका पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण में उनकी जान बचाई थी। गांधी जी जब 1917 में चंपारण की धरती पर आए तीन कठिया प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इरविन नामक एक व्यक्ति ने उनको खाने पर बुलाया रात में और उनके खीर में जहर देकर उनको मारने का प्रयास किया। और बतख खान को बोला कि इस खीर में जहर है, तुम गांधी जी को जाकर खिला दो। बतख मियाँ जाता है, उसका हाथ कांपने लगता है कि मैं देश का नागरिक होकर इस महात्मा गांधी का जान नहीं लूंगा। वो जाता है, कहता है हुजूर इस खीर को मत खाइएगा क्योंकि इस खीर में क्या है, जहर है। और इस तरीके से बतख मियाँ ने महात्मा गांधी को जान बचा लिया, वरना आज मोहनदास करमचंद गांधी आज महात्मा गांधी नहीं होते। अगर वो खीर को खाने से अगर बतख मियाँ नहीं रोकते तो महात्मा गांधी 1917 में टाइम टाइम बोल जाते। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बतख मियाँ ने गांधी जी को बचाया और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा कहलाए। तो ये सब कराने में बतख मियाँ का भी बहुत बड़ा क्या था, रोल था। तो बतख मियाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि मिला चंपारण के बाद, लेकिन चंपारण के पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो क्या वो महात्मा गांधी बन पाते? नहीं बन पाते। तो याद रखिएगा, बिहार में सर्च लाइट समाचार संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सर्च लाइट बहुत बड़ी पत्रिका थी जो भारत में अंग्रेजों की लड़ाई में बहुत मदद करती थी और अंग्रेजों के खिलाफ बुरा भला लिखती थी। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमी निसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे ही नजर पड़ गया आपको, आपके लिए हम बना दिए थे। ठीक है, और याद रखिएगा, इनकी एक महात्मा गांधी के राजेंद्र प्रसाद की एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिनका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक कौन लिखे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। बापू के चरणों में भी पुस्तक कौन लिखे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो जनक माना उन्होंने, किसको माना? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद बोले कि पाकिस्तान का बंटवारा जो है, भारत का बंटवारा या पाकिस्तान का जनक, पाकिस्तान का जनक वो लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। लॉर्ड मिंटो, वो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं अगर पाकिस्तान बना है तो लॉर्ड मिंटो ने बनाया है, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम इतना एक हो गए थे कि अंग्रेजों को डर हो गया कि अगर हिंदू और मुसलमानों को अगर अलग नहीं करोगे तो हमारा जल्दी यहाँ से हम भाग जाएंगे और या तो भगा दिए जाएंगे। तो उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाना शुरू किया और हिंदुओं को मुसलमानों से बांटने के लिए 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल लाया। और वो एक ऐसा सांप का बीज था जिसका वृक्ष इतना भी सैला हुआ, इतना भी सैला हुआ कि 1947 आते आते भारत दो टुकड़ों में बट गया, जिसका नाम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, भारत को बंटवारा का अगर आदमी माना, जनक माना राजेंद्र प्रसाद ने, तो लॉर्ड मिंटो को माना। बोला कि अगर वो पृथक निर्वाचक मंडल नहीं लाता तो शायद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। तो राजेंद्र प्रसाद को याद रख लेना। 1936-37 में बकास्त आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद। वही बकास्त आंदोलन इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। समय भी याद कर लेना, 1936-37 याद करिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना? 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना? 1934 में। और पटना में बना वही अंजुमन इस्लामिया, याद रखिएगा, वहां जो है बांकीपुर में, वहीं पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनता है। और कौन बनाते हैं बॉस? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसको बनाते हैं और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बनते हैं। और सचिव कौन बनते हैं? जेपी। सचिव कौन बनते हैं? जेपी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने
संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी की सरकार को भी तख्ता पलट करने पर मजबूर कर दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी ने शुरू किया। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बना लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? जेम्स सिम्पटन थे, याद रखिएगा। लेकिन जब पूछेगी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे भारत में, बिहार में, तो हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। तो कुछ फैक्ट क्वेश्चन भी याद रखिएगा। स्टुअर्ट बेली के नाम पर ही पटना का बेली रोड का नाम है, याद रखिएगा। बेली रोड का नाम किसके नाम पर है? स्टुअर्ट बेली के नाम पर बेली रोड नाम पड़ा है, याद करके रखना इसको। बिहार की स्थापना कब हुआ? बिहार बंगाल से कब हुआ? अलग हुआ 1912। याद रखिएगा, जो बिहार था वो पहले बंगाल में आता था। बंगाल में कौन कौन आते थे? बिहार भी उड़ीसा भी आता था, उड़ीसा, ठीक है। ऊपर में बिहार, कलकत्ता और आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ये सभी बंगाल का हिस्सा थे। और याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा हुई, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 से बिहार जो है और उड़ीसा बंगाल से अलग राज्य बन गया। तो बिहार की स्थापना कब हुई? 1912। बिहार बंगाल के अधीन कब आया? 1733। यहां पर पूछ रहा है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912। लेकिन बिहार बंगाल के मिला कब? 1733। याद रखिएगा, बिहार जो है 1733 में बंगाल के कंट्रोल में आ गया था। तो इसका भी याद रखना, ये सीडीपीओ का बीपीएससी का प्रश्न है ना, याद रखिएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सराफ। नमक सत्याग्रह, अंग्रेज लोग नमक पर भी टैक्स लगा दिए थे, और नमक का टैक्स लगा देना, बताओ यार, एक मामूली सा चीज है, उसके लिए टैक्स लगा देना। तो गांधी जी नमक कानून लाए थे, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू किए थे। और बिहार में भी इसको लेकर नेतृत्व हुआ भागलपुर में, जिसमें महादेव लाल सराफ ने इंपॉर्टेंट भूमिका अदा किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना, राहुल संकृत्यान। याद रखना, ये बहुत फेमस नाम है, ये अंबारी सत्याग्रह। तो इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद कर लीजिएगा और इसके नेता को भी क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती तो बिहार के सबसे बड़े या भारत के सबसे बड़े किसानों के नेता थे, तो इसको भी याद रखिएगा। बिहार में स्वराज्य दल किसने बनाया? फैक्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह। स्वराज्य पार्टी पूछे, स्वराज्य दल पूछे, उसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद में बना। लेकिन बिहार में किसने बनाया? श्री कृष्ण सिंह। एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ चुका है। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान हिस्सा किसका था? सविनय अयोग्य आंदोलन। सविनय अयोग्य आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। और याद रखिएगा, बिहार काफी इंपॉर्टेंट अदा रोल करता है बीपीएससी और दरोगा के एग्जाम में, खासकर बीपीएससी में तो बहुत सारे प्रश्न बिहार से आते हैं। तो सविनय अयोग्य आंदोलन, सविनय का मतलब होता है कि विनय पूर्वक आपकी बातों को मानने से क्या कर देना? इनकार कर देना। जैसे कि हमने आपसे पानी मांगा कि बाबू पानी लाओ, आप बोले कि सॉरी सर पानी नहीं लाएंगे, मतलब विनय पूर्वक बातों को मानने से इनकार कर देना। तो बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ जो आंदोलन चला वो किसका हिस्सा था? सविनय अयोग्य आंदोलन का। बिहार में किसान सभा को 1929 में किसने शुरू किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया। ये हाजीपुर में सोनपुर मेला लगा था। सोनपुर मेला में इन्होंने क्या किया कि बिहार किसान सभा बनाया और अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद, और जो उप अध्यक्ष बने वो बने श्री कृष्ण सिंह। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछते रहता है, ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण था? भारतीय एकता का अभाव। बिल्कुल, भारत में उतना एकता नहीं थी। प्रशासन और धर्म की दृष्टि से अंग्रेजों की श्रेष्ठ था। बिल्कुल सही है।
विद्रोही दक्षिण भारत में नहीं फैला। 1857 की विद्रोह का सफलता क्या कारण था? ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। देखो एकता का भाव तो था ही सर, ठीक है, बहुत सारे जमींदार इससे अलग हो गए, ठीक है। प्रशासन और धर्म की दृष्टि से अंग्रेजों की श्रेष्ठता, और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, यह भी सही है। गलत तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के कारण दौरान अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया था। अंग्रेज इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था उस समय 1857 की क्रांति में। और याद रख लेना, इन्होंने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लियाकत अली जो रहे, ये इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के नेता थे। मंगल पांडे को पहली बार 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहला जो फांसी दिया गया था, ये मंगल पांडे को ही दिया गया था। तो याद रख लेना, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के सबसे जो बड़ा दुश्मन थे कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और याद रखिएगा, इनको उस समय 50,000 रुपए का इन पर क्या रखा गया था? इनाम रखा गया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अक्सर आपको 1857 से कभी फैक्ट तो कभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते जाते रहते, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते। और मंगल पांडे कौन सा नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? ये सिपाही थे। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बाबू आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला विद्रोही का नाम क्या था? तो ये एनसीईआरटी में आपका साफ जिक्र है। और आपको बताया एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 6 to 12 जो एनसीईआरटी का जो बैच हमारा चल रहा है 9 मई से शुरू होगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन से भी डायरेक्ट आपको बीपीएससी में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला विद्रोही का नाम क्या था? तो मौलवी अहमदुल्ला। हालत खराब कर दिया था इसने अंग्रेजों का, ठीक है। और गजब की पावर थी मौलवी अहमदुल्ला में, वो कह देते थे कि ये होगा तो होता ही था। चमत्कारी व्यक्ति रहे, याद रखिएगा। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो बिजौलिया था। बिजौलिया वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, याद रखिएगा। और इसके नेता कौन थे? विजय पथिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंपारण के नील किसानों के किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया? हिंदू देशभक्त, इसी को कहते हैं हिंदू पैट्रियोट, ठीक है। और हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? तो याद रख लेना, हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा, शाखा की स्थापना कौन किए? सचिन नाथ सन्याल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर बम मामलों से कौन जुड़ा हुआ था? तो प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। और एक थे आपका जो देखिए प्रफुल्ल चाकी, अब मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। और एक थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये व्यक्ति थे। और प्रथम मुसलमान जिसको फांसी दिया गया था उस थे अशफाक उल्ला खान। तो इसको भी याद रखिएगा, खुदीराम बोस को भी फांसी और अशफाक उल्ला खान साहब को भी फांसी, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अहरार आंदोलन के नेता कौन थे? इसमें मोहम्मद अली। अहरार आंदोलन 1910 में शुरू हुआ था। इसमें हकीम अजमल खान भी थे, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हकीम अजमल खान भी इसके नेता थे। मौलाना मोहम्मद अली भी इसके नेता थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अहरार आंदोलन ये कहता था कि जैसे मुस्लिम लीग थोड़ा मोड़ा अंग्रेजों के समर्थन में खड़ा रहेगा, लेकिन अहरार आंदोलन जो मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान ने शुरू किया था, ये कहेगा कि नहीं, हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये भारत से इसको भगाना चाहिए। तो एक प्रकार से ये भारतीयों के हित में जुड़ा हुआ आंदोलन था जो मुस्लिम लोगों के द्वारा शुरू किया गया। तो अहरार आंदोलन के नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो अलीगढ़ आंदोलन था जो अंग्रेजों के समर्थन में काम करेगा, इस अलीगढ़ आंदोलन का वो विरोध करेंगे। बोले कि आप क्यों अंग्रेजों का समर्थन करते हो, आपके अंग्रेज दुश्मन ही है, दोस्त नहीं हो सकते। तो इस तरीके से अहरार आंदोलन भारत के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था, याद रखिएगा।
ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहता है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। बहुत बढ़िया बात है। रॉबर्ट मोंटेगोमरी, इसको डर हो गया कि ये जो पेशावर, जो पटना के मुसलमान है, वो जो है पेशावर के, देखो 1857 में जो पटना से जो पीर अली ने अंग्रेजों का हालत खराब कर दिया। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे और बिहार में पटना में पीर अली मार्ग भी है आपको। तो पीर अली मार्ग ने, जान लीजिए कि बहुत बड़ा तहलका मचाया था और एक ब्रिटिश अधिकारी था लॉयल, उसको गोली मार के हत्या कर देते। 1857 में पटना में पीर अली ने अंग्रेजों का हालत खराब कर दिया था। तो याद रख लेना, उसी तरीके से मतलब अंग्रेजों को डर हो गया और इस बात की सूचना मोंटेगोमरी ने, तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया, यानी ब्रिटिश सरकार उस समय को सूचित किया? तो रॉबर्ट मोंटेगोमरी। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किसने किया? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड होता है, सचिवालय गोलीकांड, जिसमें हमारे 7 नौजवान छात्र क्या होते हैं, अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी प्राणों की क्या दे देते हैं, आहुति दे देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमान, अभी क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या गजब का क्षमता था और क्या गजब का क्रांति का जोश था और आज़ादी का जुनून था। याद रखिएगा, इसे कहते हैं सरफरोशी। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे 7 नौजवान छात्रों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की क्या दे दी, आहुति दे दी। तो याद रख लेना, बिहार का डीएम था जेफरी ऑर्चर और गोली चलाने का आदेश देता है, क्योंकि पटना सचिवालय गेट पर विधान परिषद के वो लोग झंडा फहराने के लिए हमारे नौजवान छात्र जा रहे थे और जेफरी आर्चर ने गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन झंडा को गिरने नहीं देते हैं। गोली लगता है, एक आदमी को गोली लगता है, झंडा दूसरे आदमी को देता है, दूसरे आदमी को गोली लगता है, झंडा तीसरे आदमी को देता है। भारत के झंडा को गिरने नहीं देते हैं। अद्भुत घटना थी साहब, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया? तो बिहार और उड़ीसा। काफी इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, इसको ऐसे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू किए 1920 में और चौरी चौरी कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके बाद क्या हुआ, स्वराज दल की स्थापना हो जाती है 1923 में। पीछे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सा लॉर्ड रिपन के समय नहीं हुआ? प्रथम कारखाना अधिनियम आया, इल्बर्ट बिल आया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नहीं आया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में लीटन के समय। प्रथम अस्थाई जनगणना 1881 में हुआ था रिपन के समय। तो याद रख लेना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था, गैगिंग एक्ट। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? अच्छा, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, बता देना है। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जालियांवाला बाग, एकदम रोलेट एक्ट सत्याग्रह। सबसे पहले रोलेट एक्ट आया, उसके बाद गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह किया, उसके बाद जालियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ और लास्ट में चौरी चौरा कांड हुआ इस अधिवेशन में, याद रखना। माइकल ओडायर की हत्या किसने किया? 1940 में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में थे, गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल आर ओडायर, जो कुछ दिन के बाद मर गया। और पंजाब का उस समय गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। सोचिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ और वो व्यक्ति 21 साल तक जीवन में एक ही लक्ष्य बना के रखा था कि माइकल ओडायर को गोली मारना है, और 21 साल तक उसने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंदन में रहा और माइकल ओडायर को मारा। उसने बोला कि हमारे देश के व्यक्ति को तुम मारे हो, उन क्या कह सकते हो निर्दोष व्यक्ति पर गोली चलाने के समय तुम भी थे। और इस तरीके से माइकल ओडायर की हत्या कर उधम सिंह श्रद्धांजलि देते हैं
जालियांवाला बाग में मारे गए भारतीयों को। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी का टुकड़ा किसने कहा? तो श्री स्वामी अय्यर। बोला कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं है, एकदम रद्दी का टुकड़ा है, फेंको इसको। याद रखना, साइमन कमीशन जो आया था 1927 में इसका गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत कब आया? 1928 में। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930 में। याद रखिएगा, ठीक है। एक न भाई एक न पाई साम्राज्यवाद की ये लड़ाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किए थे। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो बने थे वो विनोबा भावे बने थे, ठीक है। दूसरे कौन बने थे? दूसरे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। तीसरे कौन बने थे? तो याद रख लेना, तीसरे ब्रह्मदत्त बने थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए, भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो याद रख लेना, लॉर्ड मेयो के काल में हुई, 1872 में हुई। तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कैबिनेट मिशन के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा का गठन सही है। अंतरिम सरकार के शब्द संघ, पाकिस्तान का निर्माण नहीं। वो बोला कि कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। पाकिस्तान के निर्माण को उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का डिमांड कर रही थी। तो बोला मैं अभी कोई पाकिस्तान नहीं बनाऊंगा, अभी मैं कायदे से भारत को संविधान बनाने आप लोग के लिए आया हूँ। बाद में आप जो जिससे चर्चा करना होगा करिएगा, अभी मैं कोई इस पर अमल नहीं करूंगा। तो याद रखिए, और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में आया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरा कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। दूसरा कौन थे बाबू? एबी अलेक्जेंडर। और तीसरा कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे दरवाजे में जंग लगी हुई कील की तरफ बताया? तो दरवाजे में जंग लगी हुई कील की तरफ बताया था अगस्त प्रस्ताव को। भाई मेरे, 1929 में ही हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग कर रहे हैं, और तुम 1940 में हमको दे रहे हो कि तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, थोड़ा मोड़ा आजादी देंगे। हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और तुम दे रहे हो हमको क्या? डोमिनियन स्टेटस। ये तो दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है, ठीक है। जंग लग गया, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, हटाओ इसको। अगस्त प्रस्ताव 1940। तो याद रख लेना, अगस्त प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी कील की तरह बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके संस्थापक डब्ल्यू.सी. बनर्जी थोड़े न थे, ये गलत हो जाएगा। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, बाकी सभी इसका सही है। इसके स्थापना बम्बई में हुआ, इसके सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, सही है। किस गवर्नर जनरल के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया? तो रिपन ने रद्द किया, ठीक है। और रिपन का जो कार्यकाल था, याद रख लेना, 1880 से लेकर 1884 के बीच में था। और रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, याद रखना। और 1885 में स्थानीय स्वशासन को लेकर कानून भी लाया गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। 1882 में, 83 में इल्बर्ट बिल आया। तो ये सब याद रखिएगा। नियमित जनगणना इसी के समय हुआ, ठीक है। लॉर्ड विलियम बंटिंग के बारे में क्या सही नहीं है? सती प्रथा खत्म हुआ, इसने ठगी प्रथा के खत्म हुआ, एकदम सही। इसके समय सती प्रथा क्या हुआ? खत्म हुआ। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बना, इनमें से कोई नहीं, कोई गलत ही नहीं है, सभी सही है इसमें, ठीक है। तो डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सभी थे। सिद्धू थे, कानू थे, चांद भैरव थे। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। तो याद रख लेना संथाल। उलगुलान विद्रोह, जिसको महाविद्रोह कहा जाता था, नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1899 में। ये अंग्रेजों से इतना नफरत करते थे बिरसा मुंडा कि इन्होंने नारा दिया कि साला सबको काटेंगे।
कटोंग बाबा कटोंग, साहब कटोंग कटोंग, राजी कटोंग कटोंग। अंग्रेजों को भी काटेंगे, उनके चमचों को भी काटेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा आंदोलन था, याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा आदिवासी के मसीहा, आदिवासियों के ये बहुत बड़े भगवान थे, ये याद रखिएगा। बिरसा मुंडा और उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह। एक आइए थोड़ा जल्दी से इसको कर लेते हैं। नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भी शामिल करने की सिफारिश किसने किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। किसने किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था, ठीक है। पहले क्या था कि नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल नहीं थी, लेकिन ये गांधी जी से कहती हैं और इस तरीके से। तो याद रखना, दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च जो नमक कानून तोड़ने के लिए बनाया गया था, नमक सत्याग्रह, इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। कहां से होती है? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से होती है। और ये कहां तक जाती है? ये कहां तक जाती है? दांडी गुजरात तक। और दांडी गुजरात तक जानती है तो याद रख लेना, यहां पर इसको जानने में टोटल 24 दिन लगते हैं। दांडी मार्च में गांधी जी को टोटल साबरमती से दांडी जाने में 24 दिन का समय लेता है, तो लगते हैं। तो याद रखना, कमला देवी जो चट्टोपाध्याय है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। लेकिन इसको शुरू कौन किए थे? महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय कौन सी पत्रिका ने इसका विरोध किया था? तो याद रखिएगा, संजीवनी। संजीवनी जो थी, ये पत्रिका थी जिसने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। कॉमरेड पत्रिका के कौन थे? कॉमरेड पत्रिका मोहम्मद अली, अल हिलाल मौलाना आजाद, अल हिलाल मौलाना आजाद। तो इसको भी याद करके रखिएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। और गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। 1913 में ये कहां बनती है? सैन फ्रांसिस्को में बनती है। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। कौन सा एकमात्र गवर्नर जो यहूदी था? तो कौन सा एकमात्र गवर्नर जो यहूदी था? लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। बाकी सभी गवर्नर जनरल जो थे वह ईसाई थे, बट ये यहूदी था, याद रखिएगा। इसका जो था ना, इसका कार्यकाल था 1921 से 1926, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा। जमींदारों द्वारा किसानों से मांगे गए अवैध उपकर को बेथी कहा जाता था। ये सीडीपीओ में क्वेश्चन आया था कि जमींदारों द्वारा किसानों से जो अवैध उपकर मांगे जाते थे उसको बेथी कहा जाता था। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले अहमदाबाद। देखो, गांधी जी का सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अवध के किस नवाब को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी? तो शहादत खान को। और अवध का संस्थापक भी कौन था? शहादत खान, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, याद कर लेना। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया? तो मोहन सिंह, ठीक है। लखनऊ पैक्ट को करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो तिलक और जीना को। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और तिलक और जीना उसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करवाने में मदद करते। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का कौन था गवर्नर? मिर्जाफर। 1760 का बांडीवस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया। फ्रांसीसी, देखो 1760 में बांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुई, और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी का क्या हो गया? भारत से खात्मा हो गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने 1815 में बनाया था, सही है। तत्वबोधनी सभा गलत है। ये केशव चंद्र सेन नहीं होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर होगा, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में बनाए थे, सही है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? कि दलित वर्गों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व देना। और पूना समझौता हुआ था 16 सितंबर 1932, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित था।
पूना समझौता पर कौन हस्ताक्षर नहीं किए? तो महात्मा गांधी हस्ताक्षर नहीं किए, इनके जगह पर मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने इस पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। ये पूना पैक्ट कहां पर हुआ? यरवदा जेल में हुआ। गांधी जी यहीं पर कैद थे, यरवदा जेल पुणे में हुआ। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ? तो अभी हम लोग पढ़े 24 सितंबर 1932। गांधी जी का प्रथम जन भाषण कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का प्रथम जन भाषण बनारस में हुआ था। याद रखिएगा, जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 1916 में उद्घाटन में गए थे। याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। और इन्होंने एक पत्रिका काफी इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था, शेरे पंजाब। और साइमन कमीशन का नारा लगा रहे थे विरोध में, साइमन गो बैक। और लाठी के चार्ज में घायल हुआ, कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। और याद रखना, सैंडर्स के लाठी में ये घायल हो गए थे। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पहली बार किसने रखा? हजरत मोहानी साहब ने रखा 1921 के कलकत्ता कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है, देखो पूर्ण स्वराज का मांग, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है पहली बार इन्होंने रखा, लेकिन पूर्ण स्वराज को मान्यता मिला 1929 के कांग्रेस के लाहौर सेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया। तो लेकिन पहली बार इसको मांग को रखा गया, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। कहा जाता है ना कि जो कमजोर होते हैं उनके सभी दुश्मन होते हैं, और जो मजबूत होते हैं सभी उनके दोस्त होते हैं। तो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई है हजरत मोहानी साहब। तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को सबसे पहली बार किसने रखा? हजरत मोहानी ने रखा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, और हजरत मोहानी के बारे में एक बहुत ही फेमस गीत आपने गजल सुना होगा, काफी फेमस था। ठीक है, कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, मुझे अभी तक आशिकी का वो जमाना याद है, जिसको गुलाम अली साहब ने उसको गजल के रूप में हमेशा गाया करते थे। लेकिन इस गजल का ओरिजिनल जो गीतकार हैं या जो लिखे हैं वो कौन थे? हजरत मोहानी साहब। 2 राष्ट्रों का सिद्धांत पहली बार किसने दिया? सर सैयद अहमद खान ने दिया। याद रख लेना, 2 राष्ट्र का सिद्धांत पहली बार किसने दिया? सर सैयद अहमद खान। उम्मीद करते हैं आज का जो एनालिसिस है आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। फिर जो है अगला जो हम लोग टेस्ट लाएंगे, जो आपका साइंस का होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो जो है आपका इस बार जो थर्सडे होगा उस समय हमारा जो है साइंस का टेस्ट होगा, जो हमारा टेस्ट नंबर 4 है, और उसका भी हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा हमारे सिविल फोड़ो ऐप के आपको वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो काइंडली अगर हमारे चैनल से जुड़ना है या हमारे टीम से जुड़ना है या हमारे संस्थान से जुड़ना है तो सिविल फोड़ो ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ से आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका आज का यहीं तक था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में। अपना ध्यान रखिए, सबक खैर, स्लीप वेल, गुड नाइट बाबू।